हेलो फ्रेंड्स, आज की कहानी है प्रेमचंद की लिखी हुई घास वाली। मूलिया हरी हरी घास का गट्टा लेकर आई तो उसका गेहुआ रंग कुछ तमतमाया हुआ था और बड़ी बड़ी मद भरी आंखों में शंका समाई हुई थी। महावीर ने उसका तमतमाया हुआ चेहरा देखकर पूछा, क्या है मूलिया, आज कैसा जी है? मूलिया ने कुछ जवाब न दिया। उसकी आंखें डबडबा गई। महावीर ने समीप आकर पूछा, क्या हुआ है, बताते क्यों नहीं? किसी ने कुछ कहा है? अम्मा ने डांटा है? क्यों इतनी उदास है? मूलिया ने सिसक कर कहा, कुछ नहीं। हुआ क्या रे? अच्छा तो हूँ, अच्छी तो हूँ। महावीर ने मूलिया को सिर से पांव तक देख कर कहा, चुपचाप रोएगी, बताएगी नहीं? मूलिया ने बात टाल कर कहा, कोई बात भी हो, क्या बताऊँ? मूलिया इस उत्तर में गुलाब का फूल थी। गेहुआ रंग था, हिरण सी आंखें, नीली नीचे खींचा हुआ उनका शकल, कपड़ों पर हल्की लालिमा, बड़ी बड़ी नुकीली पलकें, आंखों में एक विचित्र आर्द्रता जिसमें एक स्पष्ट वेदना, एक मूक व्यथा झलकती रहती थी। मालूम नहीं चमारों के इस घर में वह अप्सरा कहाँ से आ गई थी। क्या उसका कोमल सा फूल सा गीत इस योग्य था कि सर पर घास की टोकरी रखकर बेचने जाती? उस गांव में भी ऐसे लोग मौजूद थे जो उसके तलवों के नीचे आंखें बिछाते थे, उसके एक चितवन के लिए तरसते थे, जिनसे अगर वह एक शब्द भी बोलती तो निहाल हो जाते। लेकिन उसे आए साल भर से अधिक हो गया, किसी ने उसे युवकों की तरफ ताकते या बातें करते नहीं देखा। वह घास लिए निकलती तो ऐसा मालूम होता मानो उषा का प्रकाश सुनहरे आवरण में रंजित अपनी छटा बिखेरता जाता हो। कोई गजलें गाता, कोई छाती पर हाथ रखता, पर मूलिया नीचे आंखें किए अपनी राह चली जाती। लोग हैरान होकर कहते, इतना अभिमान? महावीर में ऐसे क्या सुरकाब के पर लगे हैं? ऐसा अच्छा जवान भी तो नहीं, ना जाने यह कैसे उसके साथ रहती है। मगर आज ऐसी बात हो गई जो इस जाति की और युवतियों के लिए चाहे गुप्त संदेश होती, मूलिया के लिए हृदय का सूल थी। प्रभात का समय था, यानी सुबह का। पवन आम की बौर की सुगंधी के से मतवाला हो रहा था। आकाश पृथ्वी पर सोने की वर्षा कर रहा था। मूलिया सिर पर झुंवा रखे घास छिलने चली तो उसका गेहुआ रंग प्रभात की सुनहरी किरणों से कुंदन की तरह दमक उठा। एकाएक युवक चैन सिंह सामने से आता हुआ दिखाई दिया। मूलिया ने चाहा कि कतरा कर निकल जाए, मगर चैन सिंह ने उसका हाथ पकड़ लिया और बोला, मूलिया, तुझे क्या मुझ पर जरा सी दया नहीं आती? मूलिया का वह फूल सा खिला हुआ चेहरा ज्वाला की तरह दहक उठा। वह जरा भी नहीं डरी, जरा भी नहीं झिझकी। झुंवा जमीन पर गिरा दिया और बोली, मुझे छोड़ दो, नहीं तो मैं चिल्लाती हूँ। चैन सिंह को आज जीवन में एक नया अनुभव हुआ। नीची जाति में भी रूप माधुर्य का इसके सिवा और काम ही क्या है कि वह ऊंची जाति वालों का खिलौना बने। ऐसे कितने ही मौके उसने जीते थे, पर आज मूलिया के चेहरे पर वह रंग, उसका वह क्रोध, वह अभिमान देखकर उसके छक्के छूट गए। उसने लज्जित होकर उसका हाथ छोड़ दिया। मूलिया वेग से आगे बढ़ गई। संघर्ष की गर्मी में चोट की व्यथा नहीं होती, पीछे से टीस होने लगती है। मूलिया जब कुछ दूर निकल गई तो क्रोध और भय तथा अपनी बेबसी को अनुभव करके उसकी आंखों में आंसू भर आए। उसने कुछ देर जब्त किया, फिर सिसक सिसक कर रोने लगी। अगर वह इतनी गरीब न होती तो किसी की मजाल थी कि इस तरह उसका अपमान करता। वह रोती जाती और घास छिलती जाती। महावीर का क्रोध वह जानती थी। अगर उससे कह दे तो वह इस ठाकुर के खून का प्यासा हो जाएगा। फिर ना जाने क्या हो, इस ख्याल से उसके रोए खड़े हो गए। इसलिए उसने महावीर के प्रश्नों का कोई उत्तर न दिया। दूसरे दिन मूलिया घास के लिए न गई। सास ने पूछा, तो क्यों नहीं जाती? और सब तो चली गई। मूलिया ने सिर झुकाकर कहा, मैं अकेली न जाऊंगी। सास ने बिगड़ कर कहा, अकेले क्या तुझे बाग उठा ले जाएगा? मूलिया ने और भी सिर झुका लिया और दबी आवाज से बोली, सब मुझे छेड़ते हैं। सास ने डांटा, न तो औरों के साथ जाएगी, न अकेली जाएगी,
तो फिर जाएगी कैसे? साफ साफ क्यों नहीं कहती कि मैं ना जाऊंगी और यहाँ ते मेरे घर रानी बन के निभाना होगा? किसी को चाम नहीं प्यारा होता, काम प्यारा होता है। तू बड़ी सुंदर है, तो तेरी सुंदरता लेकर चाटूं? उठा झाबा और घास ला। द्वार पर नीम के दरख्त के साए में महावीर खड़ा घोड़े को मल रहा था। उसने मूलिया को रोनी सूरत बनाए जाते देखा, पर कुछ बोल न सका। उसका बस चलता तो मूलिया को कलेजे में बिठा लेता, आंखों में छिपा लेता, लेकिन घोड़े का पेट भरना तो जरूरी था। घास का मोल लेकर खिलाए तो 12 आने रोज से कम न पड़े। ऐसे मजदूरी ही कौन होती है? मुश्किल से 1.5-2 रुपये मिलते हैं, वह भी कभी मिले कभी ना मिले। जब से यह सत्यानाशी लारियाँ चलने लगी हैं, इक्के वालों की बगियां बैठ गई है, कोई सेंध भी नहीं पूछता। महाजन ने 150 रुपये का उधार लेकर इक्का और घोड़ा खरीदा था, मगर लारियों के आने से इक्का को कौन पूछता है? महाजन का सूद भी तो ना पहुंच सकता था। मूल का कहना ही क्या, ऊपरी मन से बोला, ना मन हो तो रहने दो, देखी जाएगी। इस दिलजोई से मूलिया निहाल हो गई। बोली, घोड़ा खाएगा क्या? आज उसने कल का रास्ता छोड़ दिया और खेतों की मेल से होती हुई चली। बार बार सतर्क आंखों से इधर उधर ताकती जाती थी। दोनों तरफ ऊख के खेत यानी ईख के खेत लगे थे। जरा भी खड़खड़ाहट होती तो उसका जिस्म न हो जाता, कहीं कोई ऊख में छिपा ना बैठा हो। उधर मगर कोई नई बात न हुई। ऊख के खेत निकल गए, आमों का बाग निकल आया, सींचे हुए खेत नजर आने लगे। दूर के कुएं पर पूर चल रहा था। खेतों के मेड़ों पर हरी हरी घास जमी हुई थी। मूलिया का जी ललचाया। जहाँ आधा घंटे में जितनी घास छिल सकती है, सूखे मैदानों में दोपहर तक ना छिल सकेगी। यहाँ दिखता ही कौन है? कौन चिल्लाएगा? तो चली जाऊंगी। यह बैठकर घास छीलने लगी और 1 घंटे में उसका झाबा आधे से ज़्यादा तैयार हो गया। वह अपने काम में इतनी तन्मय थी कि उसे चैन सी के आने की खबर न हुई। एकाएक उसने आहट पाकर सिर उठाई तो चैन सी को खड़ा देखा। मूलिया की छाती धक से हो गई। जी में आया भाग जाए, झाबा उलट दे और खाली झाबा लेकर चली जाए, पर चैन सी ने कई गज के फासले से ही रुक कर कहा, डर मत, भगवान जानता है मैं तुझसे कुछ न बोलूँगा। जितनी घास चाहे छिल ले, मेरा ही खेत है। मूलिया के हाथ सुन्न हो गए, खुरपी हाथ में जम सी गई। घास नजर ही ना आती थी। जी चाहता था जमीन फट जाए, मैं समा जाऊं। जमीन आंखों के सामने तैरने लगे। चैन सी ने आश्वासन दिया, छिलती क्यों नहीं? मैं तुमसे कुछ कहता थोड़े ही हूँ। यही रोज चली आया कर, मैं छिल दिया करूँगा। मूलिया चित्त लिखित से बैठी रही। चैन सी ने 1 कदम आगे बढ़ाया और बोला, तुम मुझसे इतना डरती क्यों है? क्या तू समझती है मैं आज भी तुझे सताने आया हूँ? ईश्वर जानता है, कल भी तुझे सताने के लिए मैंने तेरा हाथ नहीं पकड़ा था। तुझे देखकर आप हाथ बढ़ गए। मुझे कुछ सुध ही न रही। तू चली गई तो मैं वहीं बैठकर घंटों रोता रहा। जी में आता था हाथ काट डालूं, कभी जी चाहता था जहर खा लूं। तभी से तुझे ढूंढ रहा हूँ। आज तू इस रास्ते से चली आई, मैं सारा हार छानता हुआ यहाँ आया हूँ। अब जो सजा तेरे जी में आए दे दे। अगर तू मेरा सिर काट ले तो गर्दन न हिलाऊंगा। मैं सहता था, लुच्चा था, लेकिन जब से तुझे देखा है मेरे मन की सारी खोट मिट गई है। अब तो यही जी में आता है कि तेरा कुत्ता होता, मैं तेरे पीछे पीछे चलता, तेरा घोड़ा होता, तब तो तू अपने हाथों से मेरे सामने घास डालती। किसी तरह यह चोला तेरे काम आवे। मेरे मन की सबसे बड़ी लालसा है, मेरी जवानी काम ना आवे अगर मैं किसी खोट से ये बातें कर रहा हूँ। बड़ा भगवान था महावीर जो ऐसी देवी उसे मिली। मूलिया चुपचाप सुनती रही, फिर नीचा सिर करके भोलेपन से बोली, तो मुझे क्या करने को कहते हो? चैन से और समीप आकर बोला, बस तेरी दया चाहता हूँ। मूलिया ने सिर उठाकर उसकी ओर देखा। उसकी लज्जा ना जाने कहाँ गायब हो गई। चुपते हुए शब्दों में बोली, तुमसे एक बात कहूँ, बुरा तो न मानोगे? तुम्हारा ब्याह हो गया है ना या नहीं?
चैन सिंह ने दबी जवान से कहा, ब्याह तो हो गया, लेकिन ब्याह क्या है, खिलवाड़ है। मूल्या के होठों पर अवहेलना की मुस्कुराहट झलक पड़ी। बोली, फिर भी अगर मेरा आदमी तुम्हारी औरत से इसी तरह बातें करता तो तुम्हें कैसा लगता? तुम उससे गर्दन काटने को तैयार हो जाते कि नहीं? बोलो, क्या समझते हो? महावीर चमार है तो उसकी देह में लहू नहीं, उसे लज्जा नहीं, उसे मर्यादा का विचार नहीं है। मेरा रूप रंग तुम्हें भाता है क्या? घाट के किनारे मुझसे कहीं सुंदर औरतें नहीं घुमा करती? मैं उनके तलवों की बराबरी भी नहीं करती, न कर सकती हूँ। तुम उनमें से किसी से क्यों नहीं दया मांगते? क्या उनके पास दया नहीं है? मगर वहाँ तुम ना जाओगे, क्योंकि वहाँ जाते तुम्हारी छाती दहलती है। मुझसे दया मांगते हो इसलिए कि मैं चमारिन हूँ, नीच जाति हूँ, और नीच जाति की औरत जरा सी घुड़की धमकी या जरा सी लालच से तुम्हारी मुट्ठी में आ जाएगी। कितना सस्ता सौदा है। ठाकुर हो ना, ऐसा सस्ता सौदा क्यों छोड़ने लगे? चैन से लज्जित होकर बोला, मुला, यह बात नहीं, मैं सच कहता हूँ, इसमें ऊंच नीच की बात नहीं, सब आदमी बराबर है। मैं तो तेरे चरणों पर सिर रखने को तैयार हूँ। मूलिया बोलती है, इसलिए ना कि जानते हो मैं कुछ ना कर सकती हूँ। जाकर किसी छतरानी के चरणों पर सिर रखो तो मालूम हो कि चरणों पर सिर रखने का क्या फल मिलता है। फिर यह सिर तुम्हारे गर्दन पर न रहेगा। चैन सिंह मारे शर्म के जमीन पर गड़ा जाता था। उसका मुंह ऐसा सूख गया था मानो महीनों की बीमारी से उठा हो। मुंह से बात ना निकली थी। मूलिया इतनी वाकपटु है, इसका उसे गुमान भी न था। मूलिया फिर बोली, मैं भी रोज बाजार जाती हूँ, बड़े बड़े घरों का हाल जानती हूँ। मुझे किसी बड़े घर का नाम बता दो जिसमें कोई साइस, कोई कोचवान, कोई कहार, कोई पंडा, कोई महाराज न घुसा बैठा हो। यह सब बड़े घरों की लीला है, और वह औरतें जो कुछ करती हैं ठीक करती हैं। उनके घर वाले भी तो चमारिनों और कहारिनों पर जान देते फिरते हैं। लेना देना बराबर हो जाता है। बेचारे गरीब आदमियों के लिए यह बातें कहाँ, मेरे आदमी के लिए संसार में जो कुछ हूँ मैं हूँ। वह किसी दूसरी मेहरिया की ओर आंख उठाकर भी नहीं देखता। संयोग की बात है कि मैं तनिक सुंदर हूँ, लेकिन मैं काली कलौटी भी होती तब भी वह मुझे इसी तरह रखता। इसका मुझे विश्वास है, इसका मुझे विश्वास है। मैं चमारिन होकर भी इतनी नीच नहीं हूँ कि विश्वास का गला घोट दूँ। हाँ, वह अपने मन की कहने लगे, मेरी छाती पर मूंग दलने लगे तो मैं भी उसकी छाती पर मूंग दलूंगी। तुम मेरे रूप ही के दीवाने हो ना। आज मुझे माता निकाल आए, कानी हो जाऊं तो मेरी ओर ताकोगे भी नहीं। बोलो, झूठ कहती हूँ? चैन से इनकार न कर सका। मूलिया ने उसी गर्व से भरे हुए स्वर में कहा, लेकिन मेरी एक नहीं दोनों आंखें फूट जाए तब भी वह मुझे इसी तरह रखेगा, मुझे उठावेगा, बैठावेगा, खिलावेगा। तुम चाहते हो मैं ऐसे आदमी के साथ कपट करूं? जाओ, अब मुझे कभी ना छोड़ना, कभी ना छेड़ना। जाओ, मुझे कभी ना छेड़ना, नहीं अच्छा नहीं होगा। भाग 3। जवानी जोश है, बल है, दया है, साहस है, आत्मविश्वास है, गौरव है, और वह सब कुछ जो जीवन को पवित्र, उज्जवल और पूर्ण बना देता है। जवानी का नशा घमंड है, निर्दयता है, स्वार्थ है, सेखी है, विषय वासना है, कटुता है, और वह सब कुछ जो जीवन को पशुता, विकार और पतन की ओर ले जाता है। चैन सिंह पर जवानी का नशा था। मूलिया की शीतल छींटों ने नशा उतार दिया। जैसे उबलती हुई चाशनी में पानी के छींटे पड़े जाते हों। फेम मिट जाता है, मैल निकल जाता है और निर्मल शुद्ध रस निकल आता है। जवानी का नशा जाता रहा, केवल जवानी रह गई। कामनी के शब्द जितनी आसानी से दीन और ईमान को गलत कर सकते हैं, उतनी ही आसानी से उसका उद्धार भी कर सकते हैं। चैन सिंह उस दिन से दूसरा ही आदमी हो गया। गुस्सा उसके नाक पर रहता था। बात बात पर मजदूरों को गालियां देता, डांटना और पीटना उसकी आदत थी। आसामी उससे थरथर कांपते थे। मजदूर उसे आते देखकर अपने काम में चुस्त हो जाते थे, पर ज्यों ही उसे इधर पीठ फेरी और उन्होंने चिलम बिना शुरू किया। सब दिल में उससे जलते थे, उसे गालियां देते थे, मगर उस दिन से चैन सिंह इतना दयालु, इतना गंभीर, इतना सहनशील हो गया कि लोगों को आश्चर्य होता था। कई दिन गुजर गए थे। एक दिन संध्या का समय चैन सिंह खेत देखने गया।
पूर्व चल रहा था। उसने देखा कि एक जगह नाली टूट गई है और सारा पानी बह रहा है। क्यारियों में पानी बिल्कुल नहीं पहुंचता, मगर क्यारी बनाने वाली बुढ़िया चुपचाप बैठी है। उसे इसकी जरा भी फिक्र नहीं है कि पानी क्यों नहीं आता। पहले यह दशा देखकर चैन से आपे से बाहर हो जाता। उस औरत की उस दिन की मजदूरी काट लेता और पूर चलाने वालों को घुड़किया जमाता, पर आज उसे क्रोध नहीं आया। उसने मिट्टी लेकर नाली बांध दी और खेत में जाकर बुढ़िया से बोला, तू यहाँ बैठी है और पानी सब बहा जा रहा है। बुढ़िया घबरा कर बोली, अभी खुल गई होगी राजा, मैं अभी जाकर बंद कर देती हूँ। यह कहते ही वह थरथर काँपने लगी। चैन सिंह ने उसकी दिलजोई करते हुए कहा, भाग मत, मैंने नाली बंद कर दी है। बूढ़ो कई दिन से नहीं दिखाई दिए, कहीं काम पर जाते हैं कि नहीं। बुढ़िया गदगद हो गई, बोली, आजकल तो खाली ही बैठे हैं भैया, कहीं काम नहीं लगता। चैन सिंह ने नम्र भाव से कहा, तो हमारे यहाँ लगा दे, थोड़ा सा सन रखा है, उसे काट दे। यह कहता हुआ वह कुएं की ओर चला गया। यहाँ 4 पुरुष चल रहे थे, पर इस वक्त 2 हकवे बैर खाने गए थे। चैन सिंह को देखते ही मजदूरों के होश उड़ गए। ठाकुर ने पूछा, ये 2 आदमी कहाँ गए? तो क्या जवाब देंगे, सब के सब डांट खाएंगे। बेचारे दिन में सहमे जा रहे थे। चैन सिंह ने पूछा, वह दोनों कहाँ चले गए? फिर किसी के मुंह से आवाज़ न निकली। सहसा सामने से दोनों मजदूर धोती के एक कोने में बेर भरे आते दिखाई दिए। खुश खुश बात करते चले आ रहे थे। चैन सिंह पर निगाह पड़ी तो दोनों के प्राण सूख गए। 5 मन भर के हो गए। अब पाँव जो है मन भर के हो गए। अब उनके पैर भारी हो गए उनके। अब ना आते बनता न जाते। दोनों समझ गए कि आज डांट पड़ी, शायद मजदूरी भी कट जाए। चाल धीमी पड़ गई। इतने में चैन सिंह ने पुकारा, बड़े आओ, कैसे बेर हैं, लाओ जरा मुझे भी दो, मेरे ही पेड़ के हैं ना। दोनों और भी सहम उठे। आज ठाकुर जीता ना छोड़ेगा, कैसा मीठा मीठा कर बोल रहा है, उतनी भिगो कर लगाएगा। बेचारे और भी सिकुड़ गए। चैन सिंह ने फिर कहा, जल्दी से आओ, पक्की सब मैं ले लूँगा। जरा एक आदमी लपक कर घर से थोड़ा सा नमक तो ले आओ। बाकी दोनों मजदूरों से तुम भी दोनों आ जाओ। उस पेड़ के बेर मीठे होते हैं, बेर खा लो, काम तो करना ही है। अब दोनों भगोड़े के कुछ ढांढस हुआ। सभी ने आकर बेर चैन सिंह के आगे डाल दिए और पक्के छाट कर उसे देने लगे। एक आदमी नमक लाने दौड़ा। 8 घंटे तक चारों पुर बंद रहे। जब सब बेर उड़ गए और ठाकुर चलने लगे तो दोनों अपराधियों ने हाथ जोड़कर कहा, भैया जी आज जाने बख्शी हो जाए, बड़ी भूख लगी थी, नहीं तो कभी न जाते। चैन सिंह ने नम्रता से कहा, तो इसमें बुराई क्या हुई, मैंने भी तो बेर खाए। 1-8 घंटे का हरज हुआ, यही ना। तुम चाहोगे तो घंटे भर का काम 8 घंटे में कर दोगे, ना चाहोगे दिन भर में घंटे भर का भी काम ना होगा। चैन सिंह चला गया तो चारों बातें करने लगे। एक ने कहा, मालिक इस तरह के रहे तो काम करने में जी लगता है, यह नहीं कि हृदय छाती पर सवार। दूसरा बोला, मैंने तो समझा आज कच्चा ही खा जाएंगे। तीसरा, कई दिन से देखता हूँ मिजाज नरम हो गया है। चौथा, सांझ को पूरी मजदूरी मिले तो कहना। पहला, तुम हो तो गोबर गणेश, आदमी को रुख नहीं पहचानते। दूसरा, अब खूब दिल लगाकर काम करेंगे। तीसरा, और क्या, जब उन्होंने हमारे ऊपर छोड़ दिया तो हमारा भी धर्म है कि कोई कसर ना छोड़े। चौथा, मुझे तो भैया ठाकुर पर अब भी विश्वास नहीं आता। अगला भाग। एक दिन चैन सिंह को किसी काम से कचहरी जाना था। 5 मील का सफ़र था। यूँ तो वह बराबर अपने घोड़े पर जाया करता था, पर आज धूप बड़ी तेज हो रही थी। सोचा इक्के पर चलूं। महावीर को कहला भेजा, मुझे लेते जाना। कोई 9 बजे महावीर ने पुकारा। चैन सिंह तैयार बैठा था। झटपट इक्के पर बैठ गया, मगर घोड़ा इतना दुबला हो रहा था, इक्के की गद्दी इतनी मैली और फटी हुई, सारा सामान इतना रद्दी कि चैन सिंह को उस पर बैठते शर्म आई। पूछा, यह सामान क्यों बिगड़ा हुआ है महावीर? तुम्हारा घोड़ा तो इतना दुबला कभी न था। क्या आजकल सवारियाँ कम हैं
क्या? महावीर ने कहा, नहीं मालिक, सवारियाँ काहे नहीं हैं, मगर लारियों के सामने इक्के को कौन पूछता है। यहाँ 2 ढाई 3 की मजदूरी करके घर लौटता था, अब 20 आने पैसे भी नहीं मिलते। क्या जानवर को खिलाऊं, क्या आप खाऊं? बड़ी विपत्ति में पड़ा हूँ। सोचता हूँ इक्का घोड़ा बेच कर आप लोगों की मजदूरी कर लूँ, पर कोई ग्राहक नहीं लगता। ज़्यादा नहीं तो 12 आने तो घोड़े को चाहिए, घास ऊपर से। जब अपना ही पेट नहीं चलता तो जानवर को कौन पूछे। चैन सिंह ने उसके फटे हुए कुर्ते की ओर देखकर कहा, 2-4 बीघे खेती क्यों नहीं कर लेते? महावीर सिर झुकाकर बोला, खेती के लिए बड़ा पौरुष चाहिए मालिक। मैंने तो यही सोचा है कि कोई ग्राहक लग जाए तो इक्के को औने पौने निकाल दूं, फिर घास छिलकर बाजार ले जाया करूं। आजकल सास पतोह दोनों छिलती हैं, तब जाकर 10-12 आने पैसे नसीब होते हैं। चैन सिंह ने पूछा, तो बुढ़िया बाजार जाती होगी? महावीर लजाता हुआ बोला, नहीं भैया, वह इतनी दूर कहाँ चल सकती है। घरवाली चली जाती है, दोपहर तक घास छिलती है, तीसरे पहर बाजार जाती है, वहाँ से घड़ी रात गए लौटती है, हलाकान हो जाती है भैया। मगर क्या करूं, तकदीर से क्या जोर। चैन सिंह कचहरी पहुंच गए और महावीर सवारियों की टो में इधर उधर इक्के को घुमाता हुआ शहर की तरफ चला। चैन सिंह ने उसे 5 बजे आने को कह दिया। कोई 4 बजे चैन सिंह कचहरी से फुर्सत पाकर बाहर निकले। हाथे में पान की दुकान थी। जरा आगे बढ़कर एक घना बरगद का पेड़ था। उसकी छां में 20 ही तांगे इक्के फिटने खड़ी थी। घोड़े खोल दिए गए थे। वकीलों, मुख्तारों और अफसरों की सवारियां यहीं खड़ी होती थी। चैन सिंह ने पानी पिया, पान खाया और सोचने लगा, कोई लारी मिल जाए तो जरा शहर चला जाऊं, कि उसकी निगाह एक घास वाली पर पड़ गई। सिर पर घास झाबा रखे सईसों से मोल भाव कर रही थी। चैन सिंह का हृदय उछल पड़ा। यह तो मूलिया है। बनी ठनी एक गुलाबी साड़ी पहने कोचवानों से मोल तोल कर रही थी। कई कोचवान जमा हो गए थे। कोई उससे दिल लगी करता था तो कोई घूरता था, कोई हंसता था। एक काले कलोटे कोचवान ने कहा, मूला, घास तो उड़ के अधिक से अधिक 6 आने की हैं। मूलिया ने उन्माद पैदा करने वाली आंखों से देखकर कहा, 6 आने पर लेना है तो वह सामने घसियाने बैठी हैं, चले जाओ, 2-4 पैसे कम में पा जाओगे। मेरी घास तो 12 आने में ही आएगी। एक अधेड़ कोचवान ने फिटन के ऊपर से कहा, तेरा जमाना है, 12 आने नहीं 1 रुपया मांग। लेने वाले झक मारेंगे और लेंगे। निकलने दे वकीलों को, अब देर नहीं है। एक तांगे वाले ने, जो गुलाबी पगड़ी बांधे हुए था, बोला, बूढ़ों के मुंह में पानी भर आया। अब मूलिया काहे को किसी की ओर देखेगी। चैन सिंह को ऐसा क्रोध आ रहा था कि इन दुष्टों को जूते से पीटे। सब के सब कैसे उसकी ओर टकटकी लगाए ताक रहे हैं, आंखों से भी पी जाएंगे। और मूलिया है भी यहाँ कितनी खुश है, न लजाती है, न झिझकती है, न दबती है। कैसा मुस्कुरा कर रसीली आंखों से देख कर, सिर का आंचल खिसका कर, मुंह मोड़ कर बातें कर रही है। वही मूलिया जो शेरनी की तरह तड़प उठी थी। इतने में 4 बजे अमले और वकील मुख्तारों का एक मेला सा निकल पड़ा। अपने लारियों पर दौड़े। वकील मुख्तार इन सवारियों की ओर चले। कोचवानों ने भी झटपट घोड़े जोते। कई महाशयों ने मूलिया को रसिक नेत्रों से देखा तो और अपनी अपनी गाड़ियों पर जा बैठे। एकाएक मूलिया घास का झाबा लिए उस फिटन के पीछे दौड़ी। फिटन में एक अंग्रेजी फैशन के जवान वकील साहब बैठे थे। उन्होंने पायदान के पास घास रखवा ली। जेब से कुछ निकालकर मूलिया को दे दिया। मूलिया मुस्कुराई। दोनों में कुछ बातें हुई जो चैन से ना सुन सके। एक क्षण में मूलिया प्रसन्न मुख घर की ओर चली। चैन सी पान वाले की दुकान पर विस्मित सी दशा में खड़ा रहा। पान वाले ने दुकान बढ़ाई, कपड़े पहने और केबिन का द्वार बंद करके नीचे उतरा तो चैन सी की समाधि टूटी। पूछा, क्या दुकान बंद कर दी? पान वाले ने सहानुभूति दिखाकर कहा, इसकी दवा करो ठाकुर साहब, यह बीमारी नुच्छी नहीं। चैन सी ने चकित होकर पूछा, कैसी बीमारी? पान वाला बोला, कैसी बीमारी?
या आधा घंटा से यहाँ खड़े हो जैसे कोई मुर्दा खड़ा हो। सारी कचहरी खाली हो गई, सब दुकानें बंद हो गए, बेहतर तक झाड़ू लगाकर चल दिए। तुम्हें कुछ खबर हुई? यह बुरी बीमारी है, जल्दी दवा कर डालो। चैन सिंह ने छड़ी संभाली और फाटक की ओर चला कि महावीर का इक्का सामने से आता दिखाई दिया। कुछ दूर इक्का निकल गया तो चैन सिंह ने पूछा, आज कितने पैसे कमाए? महावीर ने हंसकर कहा, आज तो मालिक दिन भर खड़ा ही रह गया, किसी ने बेगार में भी न पकड़ा, ऊपर से 4 पैसे की बीड़िया पी गया। चैन सिंह ने जरा देर के बाद कहा, मेरी एक सलाह है, तुम मुझसे 1 रुपया रोज ले लिया करो। बस जब मैं बुलाऊं तो इक्का लेकर चले आया करो, तब तो तुम्हारी घरवाली को घास लेकर बाजार ना आना पड़ेगा। बोलो मंजूर है? महावीर ने सजल नेत्रों से देखकर कहा, मालिक आप ही का तो खाता हूँ, आप ही की प्रजा हूँ, जब मर्जी हो पकड़ मंगवाइए आपसे रुपये। चैन रुक गया रुपये कहते हुए। चैन सिंह ने बात काट कर कहा, नहीं, मैं तुमसे बेगार नहीं लेना चाहता, तुम मुझसे 1 रुपया रोज ले जाया करो, घास लेकर घरवाली को बाजार मत भेजा करो, तुम्हारी आबरू मेरी आबरू है। और भी रुपये पैसे का जब काम लगे बेठके चले आया करो। हाँ देखो, मूल्य से इस बात की भूल कर भी चर्चा न करना, क्या फ़ायदा। कई दिनों के बाद संध्या समय मूल्य चैन सिंह से मिली। चैन सिंह आदमियों से मालगुजारी वसूल करके घर की ओर लपका जा रहा था कि उसी जगह पर जहाँ उसने मूल्य की बाँह पकड़ी थी, मूल्य की आवाज़ कानों में आई। उसने छिटक कर पीछे देखा तो मूल्य दौड़ी आ रही थी। बोला, क्या है मूला, क्यों दौड़ती हो? मैं तो खड़ा हूँ। मूल्य ने हाँफते हुए कहा, कई दिन से तुमसे मिलना चाहती थी, आज तुम्हें आते देखा तो दौड़ी, अब मैं घास बेचने नहीं जाती। चैन सिंह ने कहा, बहुत अच्छी बात है, क्या तुमने मुझे कभी घास बेचते देखा है? हाँ, एक दिन देखा था। क्या महावीर ने तुमसे सब कह डाला? मैंने तो मना कर दिया था, वह मुझसे कोई बात नहीं छिपाता। दोनों एक क्षण चुप खड़े रहे, किसी को कोई बात न सूझती थी। एकाएक मूल्य ने मुस्कुराकर कहा, यहाँ तुमने मेरी बाँह पकड़ी थी। चैन सिंह ने लज्जित होकर कहा, उसको भूल जाओ मूला, मुझ पर न जाने कौन सा भूत सवार था। मूल्य गदगद कंठ से बोली, उसे क्यों भूल जाऊं, उसी बाँह से गहे की लाज तो निभा रहे हो। गरीबी आदमी से जो चाहे करवाए, तुमने मुझे बचा लिया। फिर दोनों चुप हो गए। जरा देर के बाद मूल्य ने फिर कहा, तुमने समझा होगा, मैं हंसने बोलने में मगन हो रही थी। चैन सिंह ने बलपूर्वक कहा, नहीं मूल्य, मैंने एक क्षण के लिए नहीं समझा। मूल्य मुस्कुराकर बोली, मुझे तुमसे यही आशा थी और है। पवन सिंचे हुए खेतों में विश्राम करने जा रहा था, सूर्य निशा की गोद में विश्राम करने जा रहा था और उस मलिन प्रकाश में चैन सिंह मूल्य की विलीन होती हुई रेखा को खड़ा देख रहा था। थैंक यू।